कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपके बिजनेस को जाने, तो इसके लिए आपको अच्छी एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग की जरूरत पड़ेगी। आज के समय में कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस मार्केटिंग के जरिए अपने बिजनेस को बड़े स्तर पर ले जाया जा सकता है। ऐसे ही मार्केटिंग बजट से लेकर मार्केटिंग स्किल्स तक की सारी डिटेल्स आप तक पहुंचाने के लिए बिजनेस पाठशाला हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार 3 बजे आपके लिए लेकर आएगा एक ऐसा सेशन जहां आपको मिलेंगी मार्केटिंग से जुड़ी सारी जानकारियां, और साथ ही जूम सेशन के जरिए एक्सपर्ट से डायरेक्टली जुड़कर आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। मोटिवेटेड और स्किल्ड ट्रेनर, कोच और काउंसलर के तौर पर अपनी खास और अलग पहचान बना चुकी मिसेस नीतिका बासु आहूजा जी नाबार्ड, ICICI बैंक, मेंटर एकेडमी, CA इंस्टीट्यूट लखनऊ चैप्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी आदि बहुत से ख्याति प्राप्त ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर चुकी हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, फैकल्टी डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स वर्कशॉप आदि क्षेत्रों में एक्सपर्ट मिसेस नीतिका बासु आहूजा जी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में सर्टिफाइड न्यूरो सेमेंटिक्स कोच भी रह चुकी हैं। ट्रेनिंग डिजाइन में सर्टिफाइड और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में PG सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुकी मिसेस नीतिका बासु आहूजा जी टीम बिल्डिंग, लीडरशिप और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में भी दक्षता रखती हैं। मिसेस नीतिका बासु आहूजा जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नितिका बासु आहूजा है और आज हम फिर से एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक लेकर आपके पास आए हैं। जी हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीइंग कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि जो हमारे से जुड़कर हमारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं या हमारी सर्विसेज का यूटिलाइजेशन करते हैं, वो हमारे ग्राहक हैं। और ग्राहकों का व्यवहार हमारे प्रोडक्ट्स की परचेज की तरफ किस प्रकार से होता है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टडी है जिससे हमारे व्यापार को काफ़ी सफलता मिलती है। इनफैक्ट मैं कहूँगी सफलता के साथ साथ हमें बहुत सारे इनपुट्स मिलते हैं जिसकी वजह से हम अपने व्यापार को स्केल अप कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में कुछ नए एस्पेक्ट्स ऐड कर सकते हैं या उन्हें सुधार सकते हैं। तो अगर हम अपने ग्राहकों के व्यवहार को, यानी कि उनके बिहेवियर को टूवर्ड्स बाइंग स्टडी करते रहें, तो हमारा जो व्यापार है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम एक डेफिनेट शेप दे सकते हैं, उनकी क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए इसी मुद्दे पर आज थोड़ी चर्चा करते हैं कि यह टॉपिक हमें किस प्रकार से हमारे व्यापार में मदद करता है। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, व्हाट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि वह ग्राहक जो हमारा सामान खरीद रहा है उसका व्यवहार क्या है। सो कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में अगर हम बात करें तो हम सभी ग्राहक हैं, हम सभी बाज़ारों में जाते हैं, सामान खरीदते हैं और कई सामान जो है हमारे पसंदीदा होते हैं और कई बारी हम काफ़ी सारे पसंदीदा सामानों के अलावा जो बाकी चीज़ें डिस्प्ले में लगी होती हैं उनको उलट पलट कर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्वालिटी कैसी है, इनका दाम कैसा है, क्या ये दोनों चीज़ें मैच करती हैं, क्या हम इन्हें ट्राई कर सकते हैं, क्या हम इन्हें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्या ये अच्छा होगा या नहीं होगा। तो ये जो हमारी सोच चल रही होती है और उसके बाद हम एक किसी प्रोडक्ट को चुनते हैं या फिर छोड़ देते हैं, इसे हम नटशेल में कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो हम या कंज्यूमर या ग्राहक जो सामान खरीदते हैं उसे ही हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। और इसी बात को जब हम पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो इसे हम स्टडी बना देते हैं, यानी कि हमारा रिसर्च हो सकता है या हमारी जो है एनालिसिस हो सकती है कि हमारा जो ग्राहक है वो किस प्रकार से अपने सामानों को चुनता है। और जब वो अपने सामान को चुनता है और किसी प्रोडक्ट को खरीदता है और उससे सेटिस्फाई भी हो जाता है, यानी कि संतुष्ट हो जाता है, तो ये एक प्रोसेस जो है वो उसका कंप्लीट बिहेवियर बन जाता है। यानी किसी भी सामान को खरीदते समय एक ग्राहक क्या सोच रहा है, किन पैरामीटर्स पे वो उन सामानों का, उन प्रोडक्ट्स का या सर्विसेज का चुनाव कर रहा है, और फिर बाद में भी उसका सेटिस्फैक्शन किन पैरामीटर्स पर आधारित होता है।
तो जब हम इन कंप्लीट एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं, इसकी विवेचना करते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। और ये जो कंज्यूमर का बिहेवियर है, इसको हमें अपने व्यवसाय में अगर हम इसको शुरू कर पाएँ तो इससे हमें व्यवसाय में बहुत मदद मिलती है। तो ये जो स्टडी है ये बेसिकली एक्शन है कंज्यूमर्स का जो उनको किसी प्रोडक्ट की तरफ खींचता है। जैसे कि आप और मैं, हम सभी ग्राहक हैं, हम सभी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो किन्हीं प्रोडक्ट्स को हम बार बार खरीदते हैं, किन्हीं प्रोडक्ट्स को हम पहली बार ट्राई करना चाहते हैं और किन्हीं प्रोडक्ट्स को हम ट्राई करने के बाद छोड़ देते हैं। तो यही स्टडी जो है कंज्यूमर बिहेवियर की हमारे लिए बहुत काम आती है। इसी प्रकार से कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो एंटरप्रेन्योर्स यानी कि हम जो व्यवसायी हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें ये बेटर एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर्स जो उनकी हमसे अपेक्षाएं हैं उसको समझने में मदद करता है। एज एन एंटरप्रेन्योर हम इस स्टडी से या इस एनालिसिस से बेहतर समझ पाते हैं कि हमारा ग्राहक क्या चाहता है, और अगर हम उसकी एक्सपेक्टेशंस को समझ जाएं, उसी प्रकार से अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें, उसकी क्वालिटी हम लगातार मेंटेन करते रहें, साथ ही साथ उसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग भी उसी तरीके से करें, तो कहीं ना कहीं हमारे व्यापार को बहुत सफलता मिलती है और हमने जो अपना टारगेट सेट किया है या जो अपने व्यापार के लिए गोल बनाया है हम उसको भली भांति अचीव कर पाते हैं। आइए अब देखते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, यानी कि उसके कुछ और आयाम जिसके बारे में हमें जानकारी मिलनी चाहिए। तो जैसा कि अभी तक हम चर्चा कर ही रहे थे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम कंज्यूमर के व्यवहार को असेस करें, यानी कि समझें, उसका असेसमेंट करें, उसका आंकलन करें, सो दैट जब हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट को रिलीज़ कर रहे हो, जब हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया है और मार्केट में अब उसको हमें लॉन्च करना है, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट कितना सक्सेसफुल हो सकता है या उनमें किन एस्पेक्ट्स पे सुधारों की आवश्यकता है। तो इसीलिए एज एन एंटरप्रेन्योर ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस स्टडी को बहुत ही सीरियसली लें और इसे समझें। अगर एज एन एंटरप्रेन्योर आप इस बात को समझ लेते हैं कि हमारा जो ग्राहक है वो हमारे प्रोडक्ट्स में किन चीज़ों को पसंद करता है या करेगा अगर आपका प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहा है, और साथ ही साथ किन चीज़ों को वो डिसलाइक भी करेगा। ज़रूरी नहीं कि सारी बातें अच्छी ही हो, कुछ बातें लाइक्स में आएंगी, कुछ बातें डिसलाइक्स में आएंगी। तो अगर ये फाइंडिंग हम कर लें और उसी प्रकार से हम डिज़ाइन करें अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को कि हमारा कंज्यूमर जो चीज़ों को पसंद करेगा उनको हम हाईलाइट करें, जो डिसलाइक एस्पेक्ट्स हैं उनको हम छुपाएं तो नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेंशन ज़रूर हो, ताकि उनके साथ हमने कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी बना के रखने से हमें मदद मिले। तो अगर उनकी लाइक्स या डिसलाइक्स को अंडरस्टैंड करके हम मार्केटिंग एफर्ट बनाते हैं या उसको डिज़ाइन करते हैं, तो इससे हमारे व्यापार को बहुत सफलता मिलती है। तीसरा एस्पेक्ट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर है, जो उनका ख़रीदने का व्यवहार है, इसको स्टडी करने से बहुत सारा जो कंज्यूमर जो ख़रीदारी करते हैं वो किन एस्पेक्ट्स पे करते हैं कि वो क्या ख़रीद रहे हैं, वो क्यों ख़रीद रहे हैं और वो किस समय ख़रीद रहे हैं। क्योंकि व्हेन डू दे बाय, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। हर प्रोडक्ट 12 महीने नहीं डिमांड में होता है, किसी प्रोडक्ट का कोई टाइम पीरियड होता है। तो वो क्या ख़रीद रहे हैं, वो किस पर्पस से ख़रीद रहे हैं, उनकी किस नीड को मीट आउट कर रहा है, साथ ही साथ उनके ख़रीदने का समय क्या है, वो ख़रीदते हैं तो वो दोबारा उसको ख़रीदते हैं या नहीं ख़रीदते हैं। इन सभी कारणों की जब हम एनालिसिस कर लेते हैं, विवेचना कर लेते हैं, तो वो हमारे कंज्यूमर बिहेवियर का हिस्सा बन जाता है। और कहीं ना कहीं ये स्टडी हमें हमारे मार्केटिंग एफर्ट्स में और साथ ही साथ अपने सेल्स में भी बहुत मदद करती है। तो नटशेल में कंज्यूमर बिहेवियर ये सारी बातें हैं जो एज एन एंटरप्रेन्योर आपको पता होनी चाहिए, यानी कि आपको इसकी एनालिसिस करके रखनी चाहिए।
आइए अब समझते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर की क्या इम्पोर्टेंस है, यानी कि उसका महत्व क्या है हमारे या किसी भी व्यवसाय में। तो जब हम कंज्यूमर बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, तो अभी तक जैसे हम चर्चा कर रहे थे, डेफिनेटली महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि हम कंज्यूमर के व्यवहार को पूरी तरह से स्टडी करके जब मार्केट में उतरेंगे तो हमें अपने प्रोडक्ट्स के लॉन्च में और साथ ही साथ उसको मार्केट में पुश करने में बहुत मदद मिलेगी। तो अगर हमने कस्टमर का बिहेवियर समझ लिया है तो हमारे करंट जो प्रोडक्ट हैं उसकी सक्सेस में, या फिर अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसको सक्सेसफुली लॉन्च करने में हमें बहुत मदद मिलेगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कंज्यूमर बिहेवियर को समझें मार्केट में रहते हुए या फिर किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले। कंज्यूमर्स जो है हमारे ग्राहक काफ़ी जटिल होते हैं। दो ग्राहक एक जैसे नहीं होते। सबकी सोच अलग होती है, सबकी पसंद अलग होती है, सबके खरीदने के क्राइटेरिया भी अलग होते हैं। तो हर ग्राहक अगर अलग है, उनकी सोच अलग है, उनके प्रोडक्ट खरीदने के कारण अलग हैं, उनको प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एटीट्यूड अलग है, और अगर इस बात को हम समझ के अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें या उसको डिज़ाइन करें तो जाहिर सी बात है हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश होता है और उसकी रीच भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अगर कोई भी कंपनी इन बातों को नहीं समझ पाती है या समझने की कोशिश ही नहीं करती है कि कंज्यूमर क्यों प्रोडक्ट खरीद रहा है या उसका एटीट्यूड क्या है, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है वो फेलियर हो जाए, क्योंकि हमने सिर्फ अपनी सोच से एक प्रोडक्ट बनाया, उसे लॉन्च कर दिया, उसको खरीदने वालों के बारे में हमने कोई भी एनालिसिस नहीं की, उनके किसी भी प्रकार के एटीट्यूड को हमने कंसिडर नहीं किया, उनके प्रेफरेंसेस को हमने कंसिडर नहीं किया। ऐसे में ज़ाहिर तौर पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए। इसी में आगे कुछ और बातें समझते हैं। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमेशा आप देखिए फैशन चेंज हो रहा है, ट्रेंड बदल रहा है, लाइफस्टाइल बदल रही है। आज जिस प्रकार की हमारे पास इनकम है वो पहले नहीं थी, तो डिस्पोजेबल इनकम का भी जो आयाम है वो बदल रहे हैं, और इसी प्रकार से और भी कई फैक्टर हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं। आपका थोड़ा सा ध्यान इसमें लेकर आना चाहूँगी। चेंजिंग फैशन, जिस तरीके के फैशन का मतलब सिर्फ कपड़ों से नहीं है, फैशन का मतलब बहुत सारे जो चेंज हो रहे आयाम है उससे भी होता है। एक ज़माने में जब लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते थे, आज शायद वो कोल्ड ड्रिंक पे शिफ्ट हो गए हैं। एक टाइम पे जब लोग जीन्स पहनना पसंद करते थे, आज शायद वो ट्राउज़र पहन रहे हैं। तो फैशन यानी कपड़ों से लेकर हर एक चीज़ में जो आपकी पहले चॉइस थी अब वो चॉइस नहीं रही है, वो फैशन चेंज हो गया। टेक्नोलॉजी बदल चुकी है जिसकी वजह से कई नई तरीके के प्रोडक्ट आ गए हैं। ट्रेंड बदलता रहता है। आज जो चीज़ें ट्रेंड कर रहे हैं यानी कि जिनको लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उनका ट्रेंड शायद पहले नहीं था, और जो चीज़ें आज से 10 साल पहले ट्रेंड कर रही थी आज हम उनको बिल्कुल ही भूल चुके हैं। तो समय के साथ हर चीज़ बदलती है और समय के साथ कस्टमर के प्रेफरेंसेस भी बदल जाते हैं। तो ये स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम समय के साथ अपने प्रोडक्ट में बदलते समय, बदलते फैशन, बदलते ट्रेंड के साथ अपने प्रोडक्ट्स में परिवर्तन ला सकें। और एक एंटरप्रेन्योर को ये समझना ज़रूरी ही है कि मार्केट किस तरीके से बदल रहा है, मार्केट में ट्रेंड किस तरीके से बदल रहा है, ताकि वो अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को उसके हिसाब से बना सके। क्योंकि अल्टीमेटली हम सब अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विस मार्केट में लेकर आए हैं ताकि वो सेल हो या फिर उसको लोग यूज़ करें जिससे हमारे पास प्रॉफिट आए। और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम
इन बातों को हमेशा ही ध्यान में रखें। अगर हम इन बातों को ध्यान में रखते हैं, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर को, तो हमें अपने प्रोडक्ट को ना सिर्फ लॉन्च करने में, ना सिर्फ स्टैब्लिश करने में, बल्कि उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में भी मदद मिलती है। इसीलिए स्टडीइंग कंज्यूमर बिहेवियर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या वो फैक्टर्स हैं जो हमें मदद करते हैं अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं, यानी कि हमारे व्यवसाय में ये फैक्टर्स किस प्रकार से हमारी मदद कर सकते हैं, इनको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, हम सभी जो हैं वो ग्राहक हैं, कंज्यूमर हैं। हम सभी बहुत तरीके के सामान खरीदते हैं, बहुत सारी सेवाएं दूसरों से लेते हैं। तो अगर आप अपने ही पैटर्न पे ध्यान दें तो भी आपको कंज्यूमर बिहेवियर का पैटर्न समझ में आने लगेगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगी, ना सिर्फ अपना बिहेवियर पैटर्न टुवर्ड्स बाइंग समथिंग, बल्कि अपने परिवार के हर सदस्य के पैटर्न को आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि महीने की शुरुआत में जब हम सभी लोग अपने घर गृहस्थी का सामान खरीदते हैं, हर महीने हम सबके घर में कुछ डेफिनेट चीज़ें आती हैं। उसमें कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली आती हैं, उनकी चॉइस की ही आती हैं। जैसे कि वो सोप कौन सा यूज़ करेंगे, वो परफ्यूम कौन सा यूज़ करेंगे, या फिर अगर हमने किचन की तरफ ध्यान दिया तो कौन सा वॉशिंग पाउडर आएगा बर्तन धोने के लिए या कपड़े धोने के लिए। ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को बताती हैं, और यही कुछ स्पेसिफिक चीज़ें शायद सभी के कंज्यूमर बिहेवियर का हिस्सा होती हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें, पहले हम अपने घर में ऑब्जर्वेंट हों, तब हमारे लिए ये ऑब्जर्वेशन हमारे अपने ग्राहकों के लिए और भी आसान हो जाती है। तो आइए समझते हैं इसके फ़ायदे कि किस तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी हमें हमारे व्यवसाय में मदद करती है। तो सबसे पहले कंज्यूमर डिफरेंशिएशन, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी अभी, कि हर एक कंज्यूमर का प्रेफरेंस अलग है, उसका बाइंग पैटर्न अलग है, और हर कोई अलग तरीके की चीज़ खरीदता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात यह है कि हर कस्टमर अलग होता है, और हमें एज एन एंटरप्रेन्योर इस बात को समझना चाहिए। जिससे क्या होगा कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो किसी एक टारगेट ग्रुप के लिए हो सकता है, इनफैक्ट होता ही है। तो जो हमारा टारगेट ग्रुप है उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और उन्हीं का स्पेसिफिक बिहेवियर है, यानी कि वो हमारा सामान क्यों खरीदते हैं, उसमें उनको क्या पसंद आता है, उनकी कौन सी नीड उसमें फुलफिल होती है, हमारा प्रोडक्ट उनको किस लेवल पे सेटिस्फाई कर पाता है, उसमें वो क्या गैप पाते हैं या उनका क्या फीडबैक है। ये सारी स्टडी हमारे लिए आसान हो जाती है, क्योंकि कोई भी दो ग्राहक एक से नहीं होते, सबकी ज़रूरतें अलग होती हैं, सबकी प्रेफरेंसेस अलग होती हैं। इसीलिए हम कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिफरेंशिएट कर पाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हमारा प्रोडक्ट जिस टारगेट ग्रुप के लिए है उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट को मार्केट में पुश करते हैं, या उसके बारे में बात करते हैं, या फिर उसको एडवर्टाइज करते हैं। ऑल्दो ऐसा हम मानते हैं कि सभी प्रोडक्ट का एक टारगेट ग्रुप होता है, डेमोग्राफिक होती है, यानी कि वो किसी स्पेशल जगह के लिए होता है, किसी स्पेशल लोगों के लिए होता है। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि कोई भी दो लोग एक ही जगह पे रहने वाले भी एक तरीके की प्रेफरेंस के नहीं होते हैं। इसीलिए हमारा टारगेट ऑडियंस का प्रतिशत कितना है और उन कितने प्रतिशत लोगों को हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं उनकी नीड्स के बेसिस पर, ये जानने से हमें हमारे व्यापार में बहुत मदद मिलती है। क्योंकि अगर हमारा मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लेते हैं हमने व्यवसाय शुरू किया कपड़ों का, और हमारे कपड़े जो हैं वो थोड़े से सस्ते हैं, और हमने अपना टारगेट एरिया चुना शहर के बाहर का, एग्जैक्टली गांव भी नहीं लेकिन कस्बा। तो हमारा डेमोग्राफी ऑलरेडी सेट है, यानी कि हमें पता है कि हमें किस जगह पर हमारे कस्टमर मिलेंगे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस कस्बे में 100% लोगों की पसंद वही हो।
तो अगर 100% लोगों की पसंद जैसे कपड़े मैं बना रही हूँ वैसी नहीं है, तो फिर कितने प्रतिशत लोग हमारे उस प्रकार के कपड़े को पसंद करेंगे। और अगर हम ये बात समझ लें तो हमारे लिए उस मार्केट में अगर 50% है तो उस 50% को कैप्चर करना आसान हो जाता है, क्योंकि फिर हम उनकी नीड के हिसाब से या फिर उनकी पसंद के हिसाब से कपड़े डिज़ाइन करके या कपड़े दूसरी जगह से ला कर, अगर हम ख़रीद के कहीं से ला रहे हैं और बिज़नेस सेटअप किया है, तो हम वैसे ही कपड़े ख़रीद के लाएंगे जिससे हमारी सेल 100% हो और हमें मुनाफा भी मिले। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना, इनफैक्ट डिफ्रेंशिएट कर पाना कि हर वो ग्राहक जो मेरे पास आता है उसकी पसंद क्या है। सबकी पसंद एक सी है या थोड़ी सी डिफरेंट है, एंड अकॉर्डिंगली अगर हम अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बनाएं या अपनी कस्टमर की डीलिंग को उस तरीके से चेंज करें तो हमें बहुत मदद मिलती है। हर ग्रुप जो है वो कंज्यूमर का, उसकी नीड, लाइफस्टाइल सब कुछ अलग होती है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट तो एक ही होता है। हमने 4 प्रोडक्ट तो बनाए नहीं होते, हमारा प्रोडक्ट एक है, लेकिन हमारा जो कंज्यूमर है उसकी ज़रूरत अलग है, उसकी इच्छाएं अलग हैं। लेकिन अगर एज एन एंटरप्रेन्योर, एक व्यवसायी के तौर पर अगर आप इन चीज़ों को समझ पाते हैं कि हर ग्रुप अलग है, हर ग्रुप की इच्छाएं अलग हैं, तो आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उसको आप हर एक के हिसाब से अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यानी कि एडवर्टाइजमेंट। जब वो व्यक्ति आपके पास आ रहा है सामान खरीदने, तब जिसकी जो पसंद है आप उस हिसाब से उस क्वालिटी को हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की सेल जो है वो अच्छी बनी रहे। तो इस तरीके से हमारा कंज्यूमर बिहेवियर को जानना, उसको स्टडी करना, कंज्यूमर्स को डिफ्रेंशिएट करने में हमारी मदद करता है, और साथ ही साथ हमें मदद करता है कि हम हर प्रकार के कस्टमर को उसकी पसंद की चीज़ या उसकी नीड की चीज़ उस तक पहुंचा सकें। कुछ और बातों में भी इससे हमें मदद मिलती है। अगर हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं तो हम हर एक के हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बना पाते हैं, जिसको हम टेलर मेड स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो अगर हमने एक स्ट्रैटेजी बना ली हर किसी के नीड के हिसाब से, तो जब हमारे पास कस्टमर आएगा तो हम उस तरीके से उसको वो स्ट्रैटेजी यूज़ कर लेंगे। और अगर हम हर एक के हिसाब से कुछ स्ट्रैटेजी बना के रख पाते हैं तो हमारी रीच देखिए वो बढ़ जाती है। हमारी सर्विसेज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ना सिर्फ पहुंचती हैं बल्कि इफ़ेक्टिवली पहुंचती हैं। यानी कि अगर हमने समझा कि हर एक कस्टमर एक जैसा नहीं है, हम डिफ्रेंशिएट कर पाए कि किसी की पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है, किसी को ज़्यादा चमकीले कपड़े पसंद है, किसी को कम चमकीले कपड़े पसंद है, किसी को एक प्रकार का मटेरियल अच्छा लगता है, किसी को कॉटन अच्छा लगता है, तो हमने हर एक कैटेगरी को अलग अलग बांट दिया और उसी हिसाब से हमने प्रोडक्ट को मार्केट किया। इस तरीके से अगर हमारे पास 10 लोग आते हैं तो हमने 10 को उनके हिसाब से, उनकी पसंद से और उनकी ज़रूरत से, जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है उस हिसाब से सामान दिया। तो हमारी विड्थ बढ़ गई, यानी कि हमने ज़्यादा लोगों को सामान दिया और हम उनको बेहतर तरीके से सर्व कर सके। तो सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि हम कंज्यूमर्स में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं। दूसरा जो हमें फ़ायदा मिलता है, रिटेंशन ऑफ कंज्यूमर। देखिए, ग्राहक एक बार आए उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन वो ग्राहक हमारे पास हमेशा आए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। जी हाँ, तो यही दूसरा पॉइंट है, रिटेंशन ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि एक ग्राहक जो हमारे पास पहली बार आके सामान ले गया, हम कुछ ऐसा करें कि वो हमारे पास बार बार आए। तो इसके बारे में हमें थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये भी एक प्रकार का व्यवहार है कंज्यूमर्स का जो हमें स्टडी करना पड़ता है कि कोई भी ग्राहक एक सामान को बार बार क्यों खरीदता है, या फिर अगर वो नहीं खरीद रहा है तो वो क्यों नहीं खरीद रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो थियोडर लेविट ने कही है, कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेसमैन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टडी है, क्योंकि ये
जो कस्टमर है उनको रिटेन करने में मदद करता है, यानी कि जो आपका कस्टमर आज है वो हमेशा बना रहे, इसमें मदद करता है। तो हमारा कस्टमर हमारे पास बार बार आए और वो किस वजह से आ रहा है इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। और अगर एक कस्टमर किसी एक प्रोडक्ट को लेने बार बार आ रहा है, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेने बार बार आ रहा है, रिपीट परचेज कर रहा है, तो ये जानकारी एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते हमारे पास होनी चाहिए कि उसको उस प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात लग रही है, या फिर वो उसके कौन से ऐसे नीड्स को मीट कर रहा है जिससे उसकी रिपीट परचेज है। और ये बहुत ज़रूरी बात है कि हमारा कस्टमर जो है हमारे पास हमारे प्रोडक्ट को लेने के लिए हमेशा आता रहे, क्योंकि एक बार ख़रीदारी से हमें प्रोडक्ट में कोई मुनाफा एज सच नहीं मिलता। मुनाफा प्रोडक्ट में भले मिल जाए, लेकिन हमारे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे या स्केल अप करने में मदद तभी मिलती है जब कस्टमर हमारे पास बार बार आए उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। इसीलिए जब हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, हम एज इन हम सभी एंटरप्रेन्योर, तो हमें कुछ इस तरीके से करनी चाहिए कि कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को लेने के लिए बार बार आए, कन्विंस्ड रहे कि इससे अच्छा सामान मेरे लिए दूसरा कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात और भी कहना चाहूँगी दैट एज एन एंटरप्रेन्योर्स हमारे लिए ऑनेस्टी भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसी बात जो किसी के लिए नुकसानदायक हो सकती हो या उनके लिए फ़ायदेमंद ना हो, हमें उसे ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, यानी कि छुपाना नहीं चाहिए। बिकॉज़ अगर हमें कस्टमर्स को रिटेन करना है तो ऑनेस्टी सबसे ज़्यादा काम आएगी। ऑफ कोर्स आपके प्रोडक्ट्स में जो अच्छाइयाँ हैं वो रिपीट वैल्यू के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इसके साथ साथ कोई भी हीट पिचिंग या कोई भी ऐसी बात जो उस प्रोडक्ट में नहीं हो उसको नहीं बताइए, क्योंकि जब कस्टमर को घर जाके वो क्वालिटीज़ या वो जो बातें आपने बताई हैं वो तथ्य उनको नहीं मिलेंगे, तो आपके प्रोडक्ट की रिपीट परचेज़ नहीं होंगी। ऐसे में कस्टमर्स को रिटेन करना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो ये हमारा बिहेवियर है जो मैं आपको बता रही हूँ, बट अदरवाइज़ कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को क्यों ख़रीद रहा है उसको अगर हम समझ लें तो हम रिपीट परचेज़ को भी अपने व्यवसाय में जगह दे सकते हैं, जिससे बहुत ही हमें मदद मिलती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर को रिटेन करने के लिए हम कुछ इस प्रकार की स्ट्रैटेजी बनाएं, कुछ इस तरीके से उनके साथ डील करें ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के अटेंशन को अट्रैक्ट करता रहे, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कस्टमर के बिहेवियर को समझें, यानी कि उसका जो बाइंग का पैटर्न है वो दोबारा आपके पास क्यों आया है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ उनको रिटेन करना, बल्कि ये भी समझना कि वो क्यों इस सामान को बार बार ख़रीद रहे हैं। तो कस्टमर को रिटेन करने के लिए उनके बिहेवियर पैटर्न को, उनकी बाइंग पैटर्न को हमें ध्यान में देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक और इम्पॉर्टेंस कस्टमर बिहेवियर को स्टडी करने की, दैट इज़ डिज़ाइन रिलेवेंट मार्केटिंग प्रोग्राम। देखिए, हर व्यवसाय जो है वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग मांगता है, यानी कि आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है। आपको लोगों को बताना पड़ता है कि हमारे पास ये सामान है, या हमने इस प्रोडक्ट को बनाया है, या हम इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। सेम गोज़ फॉर सर्विसेज। तो आइए अब समझते हैं कि हमें क्यों डिज़ाइन करना है मार्केटिंग प्रोग्राम को, ताकि हम कस्टमर्स तक ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस पहुंचा सकें। इनफैक्ट अगर हम कस्टमर्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को बनाना, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि किसको क्या पसंद आएगा या किसको किस प्रकार की मार्केटिंग, यानी कि जो हम एड्स बना रहे हैं या जो हम बात कर रहे हैं या जो हमने टैगलाइन बनाई है, किस वर्ग के व्यक्ति को कौन सी टैगलाइन आकर्षित करेगी। उदाहरण के तौर पर अगर हमारा कोई प्रोडक्ट जो है वो बच्चों के लिए है, जैसे कि आपके टॉयज़ हो सकते हैं या फूड हो सकता है, बेबी फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, या फिर स्टेशनरी ही क्यों ना हो, तो हम सबको पता है
कि अगर वो बच्चा छोटा है, 6-7 साल तक का है, तो उसको कार्टून कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगेंगे। तो अगर आप कार्टून कैरेक्टर्स के माध्यम से मार्केटिंग करते हैं, जैसे कि छोटा भीम हो गया, मिकी डोनाल्ड हो गया, राजू हो गया, माइटी राजू, ये सारे कार्टून कैरेक्टर्स बच्चे देखते हैं और उनसे बहुत रिलेट करते हैं। तो अगर आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर उनमें ये कार्टून कैरेक्टर्स इन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करें, या उनकी कोई पंच लाइन लिखी हो मिली हुई, या फिर वैसा कुछ फ़ोटो बना हो, तो जो किड्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और आपकी सेल डेफिनेटली बढ़ेगी। तो अब हमने यहाँ पर मार्केटिंग बिहेवियर को समझा कि एक बच्चा किस चीज़ से अट्रैक्ट होता है, एंड अकॉर्डिंगली हमने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन किया। तो अगर हम व्यवहार नहीं समझेंगे तो हम कैसा भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जो शायद सक्सेसफुल हो भी जाए पर नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर हमने कंज्यूमर बिहेवियर को समझा कि बच्चे कार्टून से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बड़े लोगों के लिए थोड़ी सेंसिबल बातें होनी चाहिए, गर्ल्स के लिए थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट या जिंगल या ऐसे कलर पैलेट्स हो जो उनको अट्रैक्ट करते हो, हम वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर जनरली उस एज ग्रुप को कौन सी चीज़ भाती है, किस तरीके का म्यूज़िक पसंद करते हैं, या प्रोडक्ट्स में ऐसी कौन सी ख़ास बातें हैं जो बताई जाएँ तो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो ये बिहेवियर पैटर्न स्टडी जो है वो हमको हमारे एडवर्टिजमेंट्स या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करने में मदद करता है। और जैसे ही हमारी स्ट्रैटेजी बेहतर डिज़ाइन होती है, वैसे ही हमारे प्रोडक्ट्स की सेल भी जो है वो बेहतर हो जाती है। तो कुछ चीज़ें जिनका हमें हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हम किस प्रकार के ब्लॉग्स लिख रहे हैं, यंग मदर्स के लिए लिख रहे हैं या फीमेल्स के लिए लिख रहे हैं, यंग गर्ल्स के लिए लिख रहे हैं, किस प्रकार का लोगो हम डिसाइड कर रहे हैं, किस प्रकार का हम मैसेज लिख रहे हैं, किस एज ग्रुप के लिए लिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें बहुत मदद करती हैं हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। तो जब हमें कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न की जानकारी होगी तो हमारा मार्केटिंग प्रोडक्ट जो है उस तरीके से बेहतर डिज़ाइन हो सकता है। इसी में थोड़ी सी और बात करूँगी कि जब हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो वो हमें यानी कि एंटरप्रेन्योर्स को ये समझ देता है कि हम किस प्रकार से अपने ग्राहकों को मोटिवेट करें हमारे प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे पास हमारी दवाओं की दुकान है, हमने वो नया स्टार्टअप किया है और हमारे पास हर एक एज ग्रुप के लोग आते हैं, किसी को ओल्ड एज ग्रुप के जो लोग आते हैं, किसी को नी में पेन है, किसी को बैक में पेन है। और अगर हमने इस कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर लिया कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को ये प्रॉब्लम है ही, तो हमारा जो प्रोडक्ट है हो सकता है हमने खुद डिज़ाइन किया हो, कोई पेन रिलीफ स्प्रे या फिर बाम, तो हम उस कैटेगरी के लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप इस एक बारी इस प्रोडक्ट को परचेज़ करके देखिए। तो अगर हमने किसी स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस की स्पेसिफिक नीड को डिज़ाइन कर ली है, तो हमें अगर हमने उनकी नीड को स्टडी कर लिया है, तो हमें अपने प्रोडक्ट उनको बेचने में ज़्यादा मदद मिलती है। तो यानी कि हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी उनके हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो हमारा मार्केटिंग का तरीका है वो कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर्स की डिज़ायर बेस्ड मार्केटिंग हो जाती है। यानी कि जिन चीज़ों की उनको आवश्यकता है, हम अपने प्रोडक्ट को उन्हीं लाइंस पर हाईलाइट करके एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। तो हर एक ग्रुप की अपनी समस्याएं हैं, अपनी ज़रूरतें हैं, और इस कंज्यूमर पैटर्न को अगर हम स्टडी कर लेते हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी कर लेते हैं, तो बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए एड कैंपेन्स बनाना, टैगलाइंस बनाना, या फिर हमें उनसे क्या कहना है एग्जैक्टली उसको समझना, जिससे हम मोटिवेट कर पाते हैं अपने सामानों को, अपने प्रोडक्ट्स को उन्हें परचेज़ करने के लिए। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है कि एंटरप्रेन्योर्स को ये डिसीजन लेने में भी आसानी होती है कि वो किस प्रकार का लोगो डिज़ाइन करें,
जो लोगों को अट्रैक्ट करे, जो उनकी नीड से उन्हें रिलेट कराए। और इसी प्रकार से उनको पैकेजिंग में मदद मिलती है, क्योंकि वो अब कंज्यूमर बिहेवियर को समझ के इन चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। तो यानी कि अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर को समझें तो हमारा जो मार्केटिंग का तरीका है वो हमें डेफिनेटली डिज़ाइन करने में मदद मिलती है। इनफैक्ट हम बेहतर डिज़ाइन कर पाते हैं। आइए अब समझते हैं हम अगले पॉइंट को जो हमें मदद करता है जब हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं, दैट इज़ प्रिडिक्टिंग मार्केट ट्रेंड। समय कभी एक सा नहीं रहता, मार्केट ट्रेंड भी हमेशा बदलता रहता है। कल जो चीज़ें जो बहुत फेमस थी, जो लोग बहुत भर भर के इस्तेमाल करना चाहते थे, आज शायद लोगों ने उनका इस्तेमाल करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तो मार्केट जो है वो चेंज होता है, और एज एन एंटरप्रेन्योर मार्केट शिफ्ट या मार्केट ट्रेंड शिफ्ट को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो कंज्यूमर है वो किस तरीके की चीज़ों को ख़रीदना पसंद कर रहा है। जैसे कि ऑफ लेट हम देखते हैं कि आज का जो कंज्यूमर है वो बहुत ही कन्वीनियंट क्वालिटी फूड की तरफ जा रहा है। लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें अच्छा खाना मिले और कन्वीनियंस के साथ मिले। कोई भी बहुत झमेले वाले खाने में नहीं फंसना चाहता। ऐसे में आप देखिए बहुत सारे पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग जो है, पैकेज फूड जिसे हम कहते हैं, वो मार्केट में आ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो कन्वीनियंस का ही काम कर रही हैं, यानी कि आपको फूड डिलीवरी देती हैं, आपको प्रोडक्ट डिलीवरी देती हैं, आपको सर्विस डिलीवर करते हैं। तो हमने इस मार्केट ट्रेंड को स्टडी करके अगर अपने प्रोडक्ट में या अपनी मार्केटिंग में या फिर अपने शिफ्ट के साथ अपनी स्ट्रैटेजी में अगर हम चेंज लेकर आते हैं, तो हमारा व्यापार जो है वो हमेशा ही जिस लेवल पे था या तो उस पे रहता है या फिर अपवर्ड्स भी जा सकता है। तो अगर हम मार्केट ट्रेंड के साथ बदलें या फिर अपनी स्ट्रैटेजी में उस तरीके से सुधार लाएं, सुधार तो नहीं कहूँगी, बदलाव लाएं, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इस्टेब्लिश्ड जो वैल्यू है वो ना सिर्फ बनी रहती है बल्कि बढ़ती भी है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम मार्केट ट्रेंड को देखें, और मार्केट ट्रेंड बिहेवियर जो है वो कंज्यूमर ही डिसाइड करता है। तो जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो इससे हमारा बहुत रिसोर्स बचता है, क्योंकि हम मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग में जितने पैसे लगा रहे होते हैं, जितना इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, हम उसको अब राइट डायरेक्शन में डाल रहे होते हैं, क्योंकि हमें अब पता है कि हमें किस तरीके से एडवर्टाइज़ करना है, अपने प्रोडक्ट्स में क्या नई चीज़ें लेके आनी है या अपनी मार्केटिंग में क्या नई स्ट्रैटेजीज़ लानी है, एड कैंपेन कैसे नया बनाना है। तो हम गलतियां नहीं करते, हम पहली बार में ही राइट चीज़ें देते हैं। तो अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं तो हम बहुत पैसे बचा लेते हैं, क्योंकि हम मार्केट में वही चीज़ लेके आते हैं जो अब चलेगी या जिसका अब समय आ गया है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, हम सभी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। आप देखेंगे जैसे ही गर्मियां आने वाली होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के एड्स की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही आम का मौसम जाने वाला होता है, वैसे ही मैंगो बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऐड शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आम के मौसम में किसी को भी आम का बेस्ड प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता, क्योंकि हमारे पास मैंगोज़ जो हैं वो रेडिली अवेलेबल है। लेकिन जब मैंगोज़ का मार्केट ख़त्म हो जाता है, आप देखिए तब ये एडवर्टाइजमेंट शुरू होते हैं। तो ये हुई कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी, यानी कि हमने ऑब्ज़र्व किया कि हम किस समय अपने एडवर्टाइजमेंट को लाएं या हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग को करें, जिससे हमारा समय और हमारे जो रिसोर्सेज है, जो हमारा पैसा है या जो लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, उसमें किसी भी चीज़ की बर्बादी ना हो। और ये पॉसिबल है मार्केटिंग ट्रेंड अगर हम प्रेडिक्ट कर पाएँ, और वो पॉसिबल है जब हम कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न को स्टडी करते हैं। तो अगर कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न के आधार पर कोई कंपनी डिसाइड करती है अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन या फिर उसकी जो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी,
तो इससे उनकी बहुत पैसों की बचत होती है, उनकी मार्केटिंग कॉस्ट बचती है, और ये सब पॉसिबल है ओनली जब हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं। आइए अब अगले बात को समझते हैं, दैट इज़ कंपटीशन। किसी भी एक प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में कई कंपनीज आती हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो पेप्सी भी है, कोको कोला भी है, राइट। और भी आजकल कई कंपनियां आ गई हैं, एप्पी फिज़ भी है, और कुछ नेचुरल के जूसेस भी आ रहे हैं। तो गर्मी के समय में ये सारे ही कंपनीज जो हैं एक दूसरे के कंपटीटर्स होते हैं। सभी को मार्केट में अपना शेयर चाहिए, अपनी जगह बनानी है, क्योंकि सब ने प्रोडक्ट्स बनाए हैं और सभी चाहेंगे कि वो मार्केट में बिके। तो ये सबसे ज़रूरी स्टडी है जो हमें करनी चाहिए कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। जिस समय पर हमारे प्रोडक्ट्स की सेल है, उस समय हमारा कंज्यूमर जो है वो क्या चाह रहा है। क्या वो हमारे कॉम्पिटिटर्स से सामान खरीद रहा है, यानी कि हो सकता है कि आपने जो है वो फिश बेस्ड ड्रिंक बनाई हो, पर आपका जो कस्टमर है या कंज्यूमर है वो शायद जूस बेस्ड ड्रिंक पसंद कर रहा हो, तो वो क्या आपके कॉम्पिटिटर से सामान खरीद रहा है? अगर खरीद रहा है तो वो क्यों खरीद रहा है? आपके जो कॉम्पिटिटर है उनके प्रोडक्ट में ऐसी क्या बात है, या कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से वो आपके प्रोडक्ट ना लेके आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को ले रहा है। और तीसरी बात, उस प्रोडक्ट में ऐसी क्या फीचर्स हैं जो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो अगर हम ये बिहेवियर पैटर्न को स्टडी करें अपने कंज्यूमर्स के, तो हमें मदद मिलती है अपने प्रोडक्ट को बाज़ार में पुश करने के लिए। जैसे कि अगर हमें पता चला कि आजकल का जो कंज्यूमर है वो जूस से ज़्यादा पसंद कर रहा है फॉर हेल्थ रीजंस, तो हमें ये समझ में आएगा कि प्रॉबेबली टाइम है हमारी कंपनी के लिए भी कुछ फ्रेश या नेचुरल या फ्रूट जूस को मार्केट में लेकर आने का। अब वो कॉम्पिटिटर से क्यों खरीद रहा है? हो सकता है कम्पिटिटिव प्राइस हो सकता है टेस्ट हो सकता है हेल्थ बेनिफिट्स हो। तो अगर आपने ये रीज़न्स आइडेंटिफाई कर लिए तो आपको अपने प्रोडक्ट में इन चीज़ों का समावेश करने में मदद मिलेगी। और तीसरी बात कि वो क्या फीचर्स हैं, क्या वो पैकेजिंग है, क्या वो टेस्ट है, राइट। तो क्या चीज़ें हैं जो उसको अट्रैक्ट कर रही हैं, तो आप भी सिमिलर लाइंस पे अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी बात है कंपटीशन, और कंपटीशन के आधार पर आपका जो स्टडी है ऑफ योर कंज्यूमर बिहेवियर वो आपको मदद करती है अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से ना सिर्फ स्टैब्लिश करने में, बल्कि अगर आप लॉन्च कर रहे हैं तो उसे लॉन्च करने में भी। इसी में थोड़ी सी और बातें हम समझेंगे कि वो कौन से गैप्स हैं आपके प्रोडक्ट में जो आपके कंज्यूमर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। क्या टेस्ट है, या मनी है जो फीचर है, या फिर वो सामान को कंज्यूम करने से उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो ये कंपैरिजन जो है हमें करना चाहिए अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स के और अपने प्रोडक्ट्स के बीच में। और साथ ही साथ ये जान लीजिए कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो हमें मदद करता है अपने कंपटीशन को ना सिर्फ फेस करने में, बल्कि हमारे जो कंज्यूमर हैं उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपने ब्रांड को रीऑर्गेनाइज करने में और अपने कस्टमर्स को वो एडवांटेज देने में जो शायद हमारे कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं। तो अगर हम मार्केट में अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें कंपटीशन को बीट करने में भी हमें इसमें बहुत सारी मदद मिलती है। जो अगली बात है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे तो सबकी बिजनेस में ये शायद लागू नहीं होती हो, लेकिन इसका समावेश हम कर सकते हैं अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी को थोड़ा सा सीरियसली स्टडी करें। देखिए, कोई भी एक प्रोडक्ट जो हम लेके आते हैं वो सालों साल सबकी पसंद नहीं बना रह सकता है। हमें उसमें कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग ऐड करते रहना पड़ता है। जैसे कि अगर आप ध्यान दीजिएगा
तो जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं वो पूरे साल उनका एक एडवर्टाइजमेंट चलता है, एक कैंपेन चलता है, पर जैसे ही साल बदलता है वो अपने उस प्रोडक्ट में कुछ नया लेके आते हैं और उसके ऐड में उस जो नई फीचर उन्होंने डाली है, या ऐसा कह सकते हैं जो उन्होंने नया इंग्रेडिएंट डाला है, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट को बेस करते हैं। यानी कि समय समय पर हमको अपने प्रोडक्ट्स में कुछ नयापन लाने की ज़रूरत है, इनोवेट करने की ज़रूरत है। सेम प्रोडक्ट सालों साल हर कैटेगरी को सेटिस्फाई करे ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखने की है। जैसे कि मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगी यहाँ पर कि बीच में न्यू कोक, क्रिस्टल पेप्सी, कोलगेट किचन एंट्रीज, इयरिंग मैजिक, कैंडल, ऐसे कई नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च हुए थे। पर क्या आप इनमें सिमिलैरिटीज़ देख पाते हैं? जी हाँ, इनमें एक ही सिमिलैरिटी है कि इनमें से कोई भी प्रोडक्ट जो है आज मार्केट में नहीं बिकते। ये सारे ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो फेल हो गए थे। कारण? जी हाँ, बहुत ही सिंपल कारण है, क्योंकि मार्केट में जब भी आप कुछ नया लेकर आ रहे हैं, ऑफ कोर्स नया हमें लेकर आना है, लेकिन उस सक्सेस रेट उस नए प्रोडक्ट का डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कितना अच्छा है और कितनी मार्केट स्टडी करके आपने उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। यानी कि अगर आपके कंज्यूमर्स को वो नया इनोवेशन या वो नया जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं है और आपने बिना उनके बिहेवियर पैटर्न को स्टडी करके एक नया प्रोडक्ट बनाकर उसको लॉन्च कर दिया, तो जाहिर सी बात है उसके टेकर्स नहीं होंगे, उसके ख़रीदार नहीं होंगे और ऐसे में आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में फेल हो जाएगा। तो इनोवेटिव प्रोडक्ट हमें ज़रूर बनाना चाहिए, बट ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारा कंज्यूमर क्या चाहता है। तो इससे पहले कि हमारा प्रोडक्ट फेल हो, उसमें जो भी हम नयापन लेके आ रहे हैं वो उसमें हमें मदद मिलती है जब हम कंज्यूमर बिहेवियर को बेहतरीन तरीके से स्टडी करते हैं। तो जो कैंपेन है आपके नए प्रोडक्ट का, उसकी डिज़ाइनिंग करने में आपको मदद मिलती है अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर को भली भांति समझते हैं या आपने उनकी स्टडी की होती है। ये एक डेटा ड्रिवन फैक्ट हो सकता है, ये एक पूरा कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, एक केयरफुल एनालिसिस हो सकती है, जिसके आधार पर आप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं या उसमें कुछ इनोवेशन भी ला सकते हैं, और साथ ही साथ उसको लॉन्च करने के लिए किस प्रकार की स्ट्रैटेजी आपको चुनना है, ये सारी बातें जो हैं आप कंज्यूमर बिहेवियर के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं, जिससे आपके प्रोडक्ट को ना सिर्फ स्टैब्लिश होने में मदद मिलती है बल्कि वो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट होकर भी स्टैब्लिश हो जाता है। अगला कारण जो है जिसकी वजह से हमें कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करनी चाहिए, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ स्टे रेलेवेंट इन द मार्केट। आज जो प्रोडक्ट बाज़ार में आया है वो हमेशा ही बाज़ार में बना रहे, उसको लोग हमेशा ही पसंद करें, उसकी लोगों को हमेशा ही ज़रूरत हो, इस तरीके की सोच हम सब रखते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने आज प्रोडक्ट बनाया और 5 साल बाद लोगों को उसकी ज़रूरत ही ना महसूस हो। तो रेलेवेंस बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो समय समय पर परिवर्तन हो रहे हैं, समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, उनकी चॉइसेस बदल रही हैं और उसी के हिसाब से हमारे प्रोडक्ट्स भी बदलते रहने चाहिए। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि लोगों की चॉइस क्या है या वो किस प्रकार के प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं? जी हाँ, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करके। तो इसीलिए जो मेन रीज़न है इन चेंजेस का, अगर हम एज एन एंटरप्रेन्योर इस बात को समझ सकें और इसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बैठाएं या फिर उसकी मार्केटिंग करें या फिर उसके बारे में बात करें, तो बदलने के साथ साथ हमारे प्रोडक्ट को जो मार्केट में इस्टेब्लिश करने का जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो भी हम बदल सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आज का कंज्यूमर जो है उसके पास इतनी चॉइसेस हैं, इतनी सारी कंपनीज़ हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके पास अगर अनलिमिटेड चॉइस है
तो ऐसे में हमारी कंपनी के ऑफ़र्स ऐसे होने चाहिए, हमारी कंपनी की सर्विसेज ऐसी होनी चाहिए जो उनको ज़्यादा भाएँ। और ये हम तभी डिसाइड कर सकते हैं जब हमने उनके प्रेफ़रेंस को स्टडी किया हो, यानी कि वो क्या चाह रहे हैं। एंड स्टडी ऑफ प्रेफरेंस इज़ अगेन कंज्यूमर बिहेवियर, जिससे हमें मदद मिलती है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सालों साल स्टैब्लिश हम कर पाएँ। अगर हमने रेलेवेंस लूज़ कर दिया तो हमारी कंपनी को बहुत नुकसान होता है। इनफैक्ट हमारा जो मार्केट शेयर है हमारे कॉम्पिटिटर्स के बदले में या उनके अगेंस्ट में, वो डेफिनेटली कम हो जाता है। इसलिए रेलेवेंस बनाए रखने के लिए भी हमारे लिए कंज्यूमर स्टडी बहुत आवश्यक है। अगला है जो कि बहुत ज़रूरी है, इम्प्रूव कस्टमर केयर। कुछ लोग ना सिर्फ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से सेटिस्फाइड होते हैं, बल्कि कुछ लोग जो हैं वो कस्टमर केयर सर्विसेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। कि सामान तो शायद सभी अच्छा देते हैं, लेकिन सामान बेचने के बाद कौन सी कंपनी हमें अच्छे से सर्विसेज देती है उस पर लोग ज़्यादा आश्रित रहते हैं या उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर हमने कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को समझ लिया है कि वो किस लेवल की सर्विसेज चाह रहे हैं या वो किस लेवल की केयर चाह रहे हैं, तो इससे हमें मदद मिलती है अपने कस्टमर बेस को बनाए रखने में और साथ ही साथ उनको बेहतर से बेहतर सर्विसेज देने के लिए, जिससे हम उन्हें रिटेन भी कर पाते हैं। तो ये भी एक बिहेवियर पैटर्न है जो हमें हमारे प्रोडक्ट को, इनफैक्ट हमारी कंपनी को बनाए रखने में बहुत मदद करता है। अगला जो पॉइंट है वो है प्रोडक्शन पॉलिसीज़। देखिए हम सब कुछ लोग हम सामान लेकर आ रहे हैं, एक शॉप में डाल रहे हैं या फिर हम किसी एक नए प्रोडक्ट के प्रोडक्शन यूनिट में संलग्न हैं, हमने कुछ नया बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नया बाज़ार में आएगा और चलेगा, ये जो है ये कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर आधारित होता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर हमें इंसाइट देता है, यानी कि हमें ये समझने की शक्ति देता है कि जो हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो किस तरीके से मार्केट में बैठेगा या किस तरीके से वो मार्केट में चलेगा। क्या उसकी पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव है कि बायर जो है उसको लेना पसंद करेगा, या फिर उसका जो प्राइस है वो इतना अच्छा है कि कंज्यूमर उसको लेना पसंद करेगा। तो प्रोडक्शन पॉलिसीज़ जो हैं वो कई बारी इन पैरामीटर्स पे भी डिसाइड की जाती हैं कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आएँ, प्रोडक्शन में उसकी पैकेजिंग, उसकी क्वालिटी, इन सभी चीज़ों पर जो है अगर हम एक बार मार्केट स्टडी करें तो हमें प्रोडक्शन पॉलिसीज़ बनाने में भी मदद मिलती है और उसी पॉलिसी से हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट में बेहतर तरीके से काम करते हैं। इसी के साथ साथ प्राइस पॉलिसी भी हमें बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि बायर का बिहेवियर एक समान नहीं होता और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास अलग अलग तरीके के ग्राहक होते हैं। सबकी, जैसे हमने कंज्यूमर डिफरेंशिएशन की बात की, सबकी चॉइसेस अलग होती हैं, सबकी पेइंग कैपेसिटी अलग होती हैं। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी सामान को क्यों खरीद रहा है? हो सकता है कुछ लोग इसलिए खरीदें कि वो सामान सस्ता है दूसरे सामानों की अपेक्षा, या फिर कुछ लोग इसलिए खरीदें क्योंकि वो महंगा है। तो कुछ लोगों के लिए सस्ती चीज़ भी चलती है, कुछ लोगों के लिए महंगी चीज़ ही अच्छी होती है। तो प्राइस पॉलिसीज़ भी जो हैं वो कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिस पर हम निर्धारित कर सकते हैं। जिस प्रकार की क्वालिटी हम देना चाहते हैं, जिस प्रकार के टारगेट ग्रुप को हम अपने प्रोडक्ट देना चाहते हैं, वो हमारे प्राइस पॉलिसी को निर्धारित करने में मदद करती है। और इसकी जानकारी जो है कि हम कैसे प्राइस को बनाएं, ये डेफिनेटली हमें कंज्यूमर बिहेवियर के माध्यम से ही मिलती है। आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात को आज समझते हैं, दैट इज़ एडजस्टमेंट विद चेंज। जैसे कि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है और हम सबको समय के साथ साथ बदलना पड़ता है और बिल्कुल इसी प्रकार से हमारे जो ग्राहक हैं उनका व्यवहार भी बदलता रहता है। इट्स वेरी डायनामिक। आज जैसा व्यवहार है, आज जिस तरीके से, जिस सोच के साथ वो ख़रीदारी कर रहे हैं,
कल शायद उस तरीके से वो ना खरीदारी करे, क्योंकि इसके भी कई कारक हो सकते हैं। हो सकता है एज, किसी उम्र में उनको किसी एक प्रकार का प्रोडक्ट अच्छा लगता हो, उम्र बढ़ी तो हो सकता है वो प्रोडक्ट उनके काम का ना हो। दूसरा फैक्टर उनके अनुभव हो सकते हैं, शायद उनको अनुभव बहुत अच्छे ना रहे हों तो उन्होंने उस प्रोडक्ट को नहीं लिया, या उनकी लाइफस्टाइल बदल गई। पहले वो एक किसी लेवल पर रहते थे, अब उनका लाइफस्टाइल और बेहतर हो गया और अच्छा हो गया, तो अब वो और महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं। या फिर समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हो सकता है उनकी पेइंग कैपेसिटी कम हो गई हो तो शायद इसलिए वो प्रोडक्ट ना यूज़ करें। इनकम कम हो सकती है, बढ़ सकती है, और इसी प्रकार के कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ग्राहक के बिहेवियर को चेंज करते हैं। तो इट इज़ अ डायनामिक थिंग, ये बदलता रहता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कॉन्टिन्यूसली स्टडी करते रहें, कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न को एनालाइज करते रहें और ये समझते रहें कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, जिससे कि जब हम प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं या उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं या उसके बारे में कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, उसकी पैकेजिंग का, उसकी प्राइसिंग का, उसके प्रमोशन का, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हम इनको, इन फैक्टर्स को समझते हुए करें ताकि हमारी कॉस्ट जो है वो बचे और हम राइट टारगेट ऑडियंस को राइट टाइम पर हिट कर सकें। इसीलिए एडजस्टमेंट विद चेंज बहुत ज़रूरी है। समय के साथ हमको अपने प्रोडक्ट, प्राइस, उसके प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज़ में परिवर्तन लेकर आना चाहिए, और ये हम तभी कर सकते हैं जब हमने कंज्यूमर बिहेवियर को समझा हो। डिसीजन रिगार्डिंग सेल्स प्रमोशन, कोई भी प्रोडक्ट हम लेकर आए हैं, कोई भी सर्विस हम लेकर आए हैं, डेफिनेटली हम उसको बेचना चाहते हैं। तो बेचने के लिए हमें क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, क्या डिसीजंस लेने हैं, ये भी कंज्यूमर बिहेवियर के आधार पे किया जाता है। ये बेसिकली किसी भी प्रोड्यूसर्स यानी कि जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको ये बताता है कि वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो बायर को प्रॉम्प्ट करती हैं खरीदारी के लिए, और उन्हीं माध्यमों का सहारा लेते हुए ऐसी एडवर्टाइजिंग बनाई जाती है, ऐसी मीडिया अवेकनिंग बनाई जाती है, या इस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती है जो ग्राहकों को जिसको कहते हैं ना, उनको इच्छा उनके अंदर जागृत करें कि वो ये सामान खरीदें। और ये सारी चीज़ें करने के लिए, पूरे रिगार्डिंग सेल्स प्रमोशन के लिए जो डिसीजन है, इसको पूरा समझने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न हमें बहुत मदद करता है। तो हमने जो इतने सारे पॉइंट्स को आज समझा कि कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी हमारे बिजनेस में कैसे इम्पोर्टेंस रखती है या हमें कैसे मदद करेगी, वो नटशेल में या उसके कंक्लूजन में या सारांश में कुछ छोटी सी बात यही कहना चाहूँगी कि अगर हमने ये समझ लिया कि क्या इंटरेस्ट है हमारे ग्राहक का, वो सामान क्यों खरीदता है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, उसकी ख़रीदारी का प्रोसेस क्या है, और वो समय समय पर अगर बदलता है तो क्यों बदलता है, तो इससे हम सिंपली बहुत वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर्स को केटर कर सकते हैं, उनको अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं और उसे सफल भी बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी के बारे में जो आज मैंने आपके साथ चर्चा करी, आप भी इन बातों का ध्यान रखेंगे जब आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, या फिर आप कोई नया प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, या उसे आप मार्केट में लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं। मेरे साथ आज यहाँ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके व्यवसाय करने के सपने को साकार करने के लिए बिजनेस पाठशाला हमेशा लेकर आता है बेहतरीन बिजनेस आइडियाज, जिन्हें अपनाकर आप कामयाबी की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बिजनेस पाठशाला के बिजनेस आइडिया सेगमेंट में आज आप जानेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिजनेसेस के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के पहले बिजनेस आइडिया से, जो है ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस।
ब्लैंकेट इंडस्ट्री का ग्लोबल मार्केट साइज 2020 में 20.26 बिलियन अमेरिकन डॉलर आंका गया और 2019 से 2025 की अनुमानित अवधि में इसके 4.5% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी और मिलिट्री एंड डिफेंस जैसे बहुत से सेक्टर्स में ब्लैंकेट्स के बढ़ते यूजेज से इसकी मार्केट ग्रोथ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इतना ही नहीं, भारत जैसे विकासशील देशों में कामकाजी वर्ग की आबादी के बीच लग्जरी और कंफर्ट की बढ़ती मांग के परिणाम स्वरूप इस उद्योग में और भी ज्यादा वृद्धि होने की उम्मीद है। जाहिर तौर पर ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। अगर आप भी इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो 120 से 180 ब्लैंकेट्स पर डे की कैपेसिटी के साथ शुरू करने के लिए आपको 4000 से 4500 स्क्वायर फीट एरिया, 30 से 35 किलोवाट पावर कनेक्शन, 15 से 20 मैन पावर, 45 से 50 लाख मशीन कॉस्ट और 60 से 65 लाख के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। वहीं इस बिजनेस से आप 25% से 30% प्रॉफिट सालाना कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले बिजनेस आइडिया की तरफ, जो है पिलो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आजकल आराम करने या सोने के लिए पिलो यानी तकिया हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गया है। इसका प्रयोग सिर को आरामदायक स्थिति में रखने या शरीर को आराम देने और पीठ को आराम देने के लिए किया जाता है। साथ ही इसका इस्तेमाल कुशन या एक डेकोरेटिव प्रोडक्ट के तौर पर भी होता है। इसकी इतनी जरूरत को देखते हुए पिलो मैन्युफैक्चरिंग एक फायदेमंद बिजनेस हो सकता है। स्लीपिंग पिलो का ग्लोबल मार्केट 2022 में 13.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था, जिसके 2023 से 2028 के दौरान 5.1% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। अगर आप भी इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको 800 पीसेस पर डे की कैपेसिटी के साथ इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया, 30 से 40 किलोवाट पावर कनेक्शन, 12 से 14 मैन पावर, 10 से 12 लाख मशीन कॉस्ट और 15 से 20 लाख इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। साथ ही इस बिजनेस से आप 17% से 20% प्रॉफिट कमा सकते हैं। किड्स वियर आज के तीसरे बिजनेस आइडिया की प्रोडक्ट रेंज काफी डाइवर्सिफाइड है। किड्स वियर एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उपलब्ध क्लोथिंग लाइन में काफी सारे ऑप्शंस हैं। अट्रैक्टिव कलर्स, डेकोरेटिव पैटर्न्स और कार्टून्स वाली शर्ट्स, टी शर्ट्स, हैट्स, टॉप, फ्रॉक, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, जीन्स, जैकेट्स, बेबी सूट्स आदि बच्चों के बीच काफी पॉपुलर हैं। चिल्ड्रन क्लोथिंग लाइन में ज्यादातर कॉटन फैब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। किड्स वियर के मार्केट सिनेरियो की बात करें तो 2023 से 2028 के बीच इसमें 2.6% CAGR के साथ बढ़ने की उम्मीद है। वहीं 2022 में इंडियन किड्स वियर मार्केट 21.1 बिलियन $US आंका गया था। फैशन के इस दौर में पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए ट्रेंडी क्लोथ्स प्रेफर कर रहे हैं। ऐसे में किड्स वियर बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया साबित हो सकता है। अगर आप इस बिजनेस को 160 से 200 पीसेस पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो इसके लिए 1000 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया, 5 से 10 किलोवाट पावर लोड, 9 से 10 मैन पावर और लगभग 8 से 13 लाख इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। इस व्यवसाय के लिए जरूरी मशीन्स की कॉस्ट करीब 5 से 8 लाख है। इस बिजनेस के जरिए आप 20% से 25% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। कारपेट का इस्तेमाल दशकों पहले से होता रहा है। कारपेट एक ऐसा टेक्सटाइल मटेरियल है जिसे फ्लोर कवरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे आकर्षक बनाने के लिए इसके अपर पोर्शन में अट्रैक्टिव कलर्स की हाईली डेकोरेटिव आर्ट और ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाए जाते हैं। कारपेट का इस्तेमाल करके आप अपने कमरे को एस्थेटिक लुक दे सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले थ्रेड्स को वीव करके कारपेट तैयार किए जाते हैं। साल 2028 तक कारपेट मार्केट में 6.15% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की संभावना है। 2021 से 2022 के दौरान इंडियन हैंडमेड कारपेट्स और कारपेट्स की दूसरी वैरायटी का एक्सपोर्ट 19.5% ग्रोथ के साथ लगभग 2.23 बिलियन $US रिकॉर्ड किया गया था। भारत अपने कुल कालीन उत्पादन का लगभग 85 से 90% निर्यात करता है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश बनाता है। कारपेट्स की वैश्विक मांग को देखते हुए आप भी इसका व्यवसाय शुरू कर लाभ कमा सकते हैं। अगर आप स्मॉल स्केल में कारपेट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया, 4 से 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी, 9 से 10 मैन पावर और 10 से 12 लाख का इन्वेस्टमेंट आवश्यक होगा।
इसके जरिए आप 8% से 10% प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये थे आज के बिजनेस आइडियाज। उम्मीद है कि ये सेगमेंट आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। अभी आप जूम सेशन से जुड़कर डायरेक्ट एक्सपर्ट से इंटरैक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।